हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंडियन कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश की कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा देश बहुत ही गरीब था। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है अंग्रेज, जिन्होंने हमारे देश को 200 सालों तक लूटा। वैसे तो हमारे देश में अंग्रेज आए थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनका मेन मकसद जो था वो था हमारे देश को लूटना। यहाँ पे हमारे देश को लूटने का मतलब हुआ हमारे देश के अंदर वो उन सारे रिसोर्सेज को अपने देश के लिए यूज़ करना, अपने देश के डेवलपमेंट में यूज़ करना। तो ये था अंग्रेज़ों का साजिश, जिस वजह से अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश आए थे। उस टाइम पे हमारे देश की क्या हालत थी। तो बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के फर्स्ट पॉइंट की, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। VKRB राव, जो कि हमारे देश के एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, उनके अनुसार हमारे देश की इकोनॉमी GDP जो कि मात्र 2% थी, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही कम थी। अब हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही पीछे था। इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण भी अंग्रेज थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किन वजहों से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत पीछे हो गया। जैसा कि हम सभी को पता है, आज़ादी से पहले हमारे देश के 85% लोग जो कि गांव में रहते थे और उनका मेन काम एग्रीकल्चर ही था। फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे था। तो इसके क्या कारण है? चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के बैकवर्ड होने के फर्स्ट रीजन की, जिसका नाम है जमींदारी सिस्टम, जो एक रिवेन्यू सिस्टम थी, जो कि बंगाल में 1793 में शुरू की गई थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को भूमि अलॉट कर दिया जाता था और उसी भूमि के बदले जो जमींदार थे वो अंग्रेजों को एक फिक्स अमाउंट में टैक्स पे करते थे। वहीं बात करें जमींदारों की, जमींदार जो लैंड अंग्रेजों से लेते थे उसी लैंड को गरीब किसानों को दे दिया करते थे, जिनसे जमींदार मनचाही रकम वसूलते थे। वहीं हम देखते हैं जमींदार कभी भी उस लैंड या फिर उस भूमि को कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं की, उसकी इम्प्रूवमेंट की कोशिश नहीं की, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड स्थिति में चला गया, या बोले बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बैकवर्ड होने के सेकेंड रीजन की, जिसका नाम है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉपिंग। यह क्या होता है? चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अंग्रेज हम देखते हैं कैसे किसानों को फोर्स करते थे कि आप कमर्शियल क्रॉपिंग करो। यहाँ पे कमर्शियल क्रॉपिंग के अंदर इंडिगो को लिया जाता है। इंडिगो, जिसको हम नील की खेती भी बोलते हैं, जिसका डिमांड ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। किस लिए? तो वहाँ पे कपड़े एवं घरों को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे अंग्रेज किसानों को फोर्स करते थे कि आप इंडिगो की खेती करो, जिस वजह से किसान अपने अनाज की खेती को छोड़कर इंडिगो की खेती करने में लग गए, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। अब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने के थर्ड रीजन की, जिसका नाम है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब होता है खेती करने के लिए जितने भी ज़रूरी सामान होते हैं, ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी कमी होना। हाँ जी, यह सच है कि हमारे इंडिया में शुरू से ही किसानों के पास इरिगेशन फैसिलिटी की कमी थी, जिस कमी को कभी भी अंग्रेज़ों ने दूर करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। तो अभी तक हमने बात की इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के फर्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम था लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वहीं बात करें सेकंड पॉइंट की, जिसमें हमने देखा बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के रीजन की। अब हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे समाप्त हो गया, जिसके पीछे का कारण थे अंग्रेज, जिन्होंने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को समाप्त करने के पीछे। तो बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की।
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हाथों से बनाए जाने वाले गुड्स एवं कमोडिटी को शामिल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारा देश शुरू से ही हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बहुत आगे था। हमारे देश के अंदर जो कारीगर थे वो इतना अच्छा सामान बनाते थे, इतना बारीकी से सामान बनाते थे जिसका डिमांड देश और विदेश दोनों में ही बहुत ज़्यादा था। तभी बात करते हैं हम अंग्रेज़ों की। इस दौरान हमारे देश में अंग्रेज आए और हमें गुलाम बनाया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फल फूल रहा है, बहुत फेमस है। तो उनके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना, मतलब इस इंडस्ट्री को समाप्त करना। इससे उनको फ़ायदा क्या होता था? इससे उनको यह फ़ायदा होगा कि वे अपने देश के अंदर बने हुए गुड्स एवं कमोडिटी को बेच सकते हैं। जहां बात करें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, वो इतना ज़्यादा फेमस था कि उनके सामने किसी और गुड्स एंड कमोडिटी को नहीं बेचा जा सकता था। जहाँ पे हम देखते हैं कैसे जो अंग्रेज है उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई और उस पॉलिसीज़ के अंदर पूरा मेंशन किया कि कैसे जितने भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उनको कैसे समाप्त किया जाए। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन गुड्स के एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट को टैरिफ फ्री कर दिया जो कि इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल के फॉर्म में जाते थे। वहीं बात करें ब्रिटेन से इंडिया जो कि फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में आते थे, तो इन गुड्स पर ब्रिटेन ने बिल्कुल ही टैरिफ फ्री कर दिया, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं लगता था। वहीं बात करें हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, जिससे ये कहीं पे भी बिकने के लिए जाता ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता टैरिफ लगने के बाद। और महंगा होने की वजह से इनकी डिमांड कम हो जाती और डिमांड कम होने की वजह से ये सेल बहुत कम हो पा रहे थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कमी देखने को मिली। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉलिसी की, जिसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं कि कैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। तो इस पॉलिसी में आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मशीन मेड गुड्स का मतलब होता है मशीनों से बनाया हुआ सामान। जैसा कि हमें पता है हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो भी सामान, मतलब जो भी गुड्स एवं कमोडिटी बनती थी वो हाथों से बनाई जाती थी। वहीं बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन मशीनों से गुड्स एवं कमोडिटी को बनाता था जो कि बहुत दिखने में अट्रैक्टिव होते थे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और कम कॉस्ट की वजह से यह मार्केट में छाने लग गया। और वहीं बात करें इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। तो ये कारण थे जिसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाने वाले थर्ड पॉलिसी की, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो थर्ड पॉलिसी में है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर रेलवे शुरू किया, इस वजह से वे अब अपने सामान को इंडिया के अंदर कोने कोने तक पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने अपने सामान को पूरे इंडिया में फैलाया ताकि अपने गुड्स को कम कीमत पे बेच सके, जिस वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ख़त्म हुआ। किनके वजह से, तो अंग्रेज़ों के वजह से। तो हमने देखा इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें हमने देखा लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वहीं सेकंड पॉइंट की, जिसमें हमने देखा बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। वहीं बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसमें हमने देखा डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी कोशिश या फिर सहायता नहीं की जिससे हमारे देश का जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप हो सके, फल फूल सके। बावजूद इसके इंडिया में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हुई जो कि धीरे धीरे अपना पांव पसार रही थी। या कैसे, हम बात करते हैं टिस्को जिसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में बिहार के जमशेदपुर में हुई थी, जो कि अभी झारखंड में स्थित है। वहीं पे हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और भी कंपनीज आई, जैसे कि सीमेंट की, पेपर की, शुगर की, जिन्होंने धीरे धीरे अपने पांव इंडिया के अंदर पसारने शुरू किए। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज का मैंने नाम लिया, इनका जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था। इसका कारण था अंग्रेजों ने कभी भी इनकी सहायता नहीं की।
तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा धीमे था। अब हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब 5th पॉइंट की, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के साथ था, मतलब हम किसी और देश के साथ फॉरेन ट्रेड नहीं करते थे। इसके पीछे कारण अंग्रेजी थे, जो कि किसी और से हमें ट्रेड करने देते नहीं थे। तो वो बोलते थे आप हमें बस रॉ मटेरियल देते रहो और हम आपको उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बेचते रहेंगे। तो ऐसा हम देखते हैं कि ब्रिटेन हमारे देश को बस एक बाजार के रूप में देखता था। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इंडियन कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल के नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब 6th पॉइंट की। तो इसमें हम बात करते हैं इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। वहीं बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के 1st पॉइंट की, जिसका नाम है बर्थ रेट एवं डेथ रेट। आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश रूल में डेथ रेट एवं बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। जहां बात करें बर्थ रेट की, वो था 48 पर 1000। वहीं बात करते हैं डेथ रेट की, जो कि था 40 पर 1000। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये डेथ रेट और बर्थ रेट होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट की। बर्थ रेट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन 1 लाख है और हमारे देश में 1 ईयर से कम के बच्चे जो है वो है 1000 है। तो अगर मैं बात करूं कितना बर्थ रेट हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का बर्थ रेट है 1000 पर 1 लाख, मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं हर साल 1 लाख के पॉपुलेशन में। अगर मैं यही बात करूं कि आप 1 लाख की पॉपुलेशन को 1000 में कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 1 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो अब बात करते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इकोनॉमी में हर 1000 की पॉपुलेशन में 10 बच्चे जो है वो 1 साल से कम के हैं। मतलब मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे देश का जो बर्थ रेट है वो है 10 पर 1000। होप सो आपको समझ आ गया होगा। वहीं बात करते हैं डेथ रेट की। तो डेथ रेट का मतलब होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में हर साल कितने लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ पे फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख हमारा पॉपुलेशन है और 1 लाख की पॉपुलेशन में हम मान के चलते हैं 1000 लोग हर साल मर जाते हैं। तो अगर मैं इस डाटा को 1000 में कन्वर्ट करके बोलूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 लाख की पॉपुलेशन को 100 से डिवाइड करूँगा ताकि ये 1000 में निकल जाए। तो जब मैं 1 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1000। वहीं पे 1000 को 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 10। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा डेथ रेट है ये हमारा है 10 पर 1000। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। आपको 2017, 2018 और 2019 का डेथ रेट एवं बर्थ रेट बताना है। तो होप सो आपको यह समझ आ गया होगा और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए इस साल का जो हमारा डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के 2nd पॉइंट की, जिसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश रूल के दौरान जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। इसका कारण क्या था, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। मतलब हमारे देश में स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ये बहुत ही कम था, जिसके वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि था 218 पर 1000। जिसका मतलब होता है अगर इकोनॉमी के अंदर 1000 बच्चों का जन्म होता है उनमें से 218 ऐसे बच्चे होते थे जो कि विद इन 1 ईयर मर जाते थे। उसी को बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट में हमने देखा था। अब 2nd क्वेश्चन आपसे यह है कि इंडिया की 3 साल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहा है, आपको बताना है कमेंट में। 2017 का, 2018 का और 2019 का। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के 3rd पॉइंट की, जिसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश रूल के अंदर हमारे इंडिया के लोगों की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितने साल वो जीते थे एवरेज। तो
वो था 44 ईयर्स। मतलब हमारे देश के लोग जो थे वो एवरेज 44 ईयर ही जीते थे जब ब्रिटिश रूल था। अब आपको यह बताना है 2019 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, आपको यह बताना है। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के 4th पॉइंट की, जिसका नाम है लिटरेसी रेट। आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश रूल में टोटल पॉपुलेशन का 84% लोग ऐसे थे जो कि इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ओनली 16% ऐसे लोग थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे। और उन 16% को अगर हम 100% मान लेते हैं तो उनमें से ओनली 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के 5th पॉइंट की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उस टाइम के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, मतलब लाइफस्टाइल कैसा था। आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे लोग अपने इनकम का 90 to 95% कंजप्शन पे खर्च कर देते थे, जिससे उनके पास सेविंग करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते थे और वो अपने डेवलपमेंट पे नहीं खर्च कर पाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि बताते हैं कैसे हमारा इंडियन कंडीशन था अंडर ब्रिटिश रूल। तो हम इन 6 पॉइंट से बता सकते हैं कि जो हमारे इंडिया का जो दुर्दशा था कब अंग्रेजों के समय में, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद था। तो इस वजह से हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे था। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सके। अगर आपको कोई ऐसा सुझाव देना हो वो भी हमें कमेंट्स में बताएं, और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।